Hi, welcome back to my channel, and thank you for all the love and support that you people are giving through Telegram, through YouTube videos, and through so many comments. So, this video is regarding one more update. I am thinking to launch a 500 most important question series for EMRS TGT science, particularly, and for the DSSSB KVS, NVS, LT ग्रेड, यूपीटेट, ऑल द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स विच आर गोइंग टू कम. सो आपका इस पे क्या टेक है, आप मुझे एक बार छोटा सा कमेंट करके बता दो. अगर आपको चाहिए कि मैं ये 500 क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करूँ, एवरी डे 20 to 25 क्वेश्चंस विल बी टेकन, और ये सीरीज 2 महीने तक मोस्ट प्रोबेबली चलेगी. और हो सकता है कि अगर इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हुआ, देन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद मोर क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस. This is a separate thing which is going to be happening on the YouTube only, free of cost for each and every one of you. I will be shortlisting all the important questions from different exams which have appeared in previous years. So आपको उन सब में से shortlisted questions के topic wise अगर हो सका तो topic wise, अगर topic wise नहीं हो सका तो भी randomly I'll making them, जिनके chances बहुत ज़्यादा repetition की हैं, उन सारे questions को आई बी मेकिंग वन वीडियोज ऑन अ डेली बेसिस, और वो यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी सो दैट आप उससे डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सको. तो ये 500 क्वेश्चन की सीरीज का प्लान मैं बहुत दिन से कर रही थी कि आई विल बी पोस्टिंग देम हेयर, क्योंकि क्या होता है कि आप 10-15 मिनट तो निकाल सकते हो एवरी डे टू वॉच द क्वेश्चंस, और एमसीक्यू सॉल्व तो आप कर ही रहे होगे अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी टू सी देम कि वो लोग लिटरली लिख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं. Apart from this, I hope that those who are not currently connected to me through WhatsApp, through Telegram, or through any medium, or through YouTube, if you are watching this for the first time, then I must tell you there is a Telegram channel. You can go and join that. You can take part in the discussion group. You, if you want to write answers, you can write it on the non-paid group and paid group as well, depending upon the conditions you have. Okay, आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर राइटिंग हो रहा है, मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, वहां से आप एक बार देख सकते हो कि कैसे प्रोसीड करना है. जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइमर्स है, वो भी देख सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि आंसर्स को लिखने का अप्रोच किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या किस तरीके के आंसर्स आने वाले, क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं. See, I am also not aware about how the pattern is going to be, but since I am into this field, I have been working into this field from last 9 years, और मुझे इस पूरे पर्टिकुलर यूपीएससी डोमेन में काम करते करते 9 साल हो गए हैं. तो आंसर राइटिंग से तो आई एम वेरी मच अवेयर कि होता कैसे है, मार्किंग कैसे होती है, और कैसे क्या इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है. आई हैव ऑलरेडी बीन मेंटोर्ड थ्रू सो मैनी गुड आईएएस ऑफिसर्स. तो उन सब के गाइडेंस के अंडर जितना मैंने सीखा है, जो भी मेरा पोटेंशियल है, आई एम गिविंग यू ऑल एवरीथिंग विच आई हैव. ठीक है, उसके लिए बस क्या है, आपको थोड़ा कंसिस्टेंसी रखनी है, परसिस्टेंट होना है, और डेली प्रैक्टिस करना है. पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू करना है. एक टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, या एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, मोस्टली एनसीईआरटी से, बेसिक्स के लिए डोंट फॉलो एनीथिंग एल्स अदर देन एनसीईआरटीज. उसी को अगर लाइन बाय लाइन भी पढ़ोगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये समझो, आप वापस से 9th और 10th में चले गए हो, और उसके बाद दोबारा से आप रीड कर रहे हो चैप्टर्स को, वैसा आप पढ़ना शुरू करो. दिस शुड नॉट बी अ ईगोइस्टिक प्रॉब्लम कि मैं इतना बड़ा हूँ, या मैं ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैं क्यों एनसीईआरटीज को लाइन बाय लाइन पढूं, या 8-9 तो बच्चों वाली एनसीईआरटी थी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपको लिटरली वो लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा. एक्टिविटीज आपको में से बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, एक्टिविटीज को भी रीड करना पड़ेगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, since the questions are going to be analytical in nature, they are not going to ask you the questions related to 10th और 12th board. वो आपसे बच्चों जैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आंसर राइटिंग, वो आपसे एक मेच्योर आंसर राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो अगर इतना बड़ा ट्राइबल मिनिस्ट्री है, वो अगर आपको रिक्रूट कर रही है, तो उसका कुछ और पर्पस है. आपको स्टूडेंट ही दोबारा नहीं बनाना है, उसे एकेडमिक्स में ही आपको महारत हासिल नहीं करानी है. आपको एक ऐसा टीचर बनाना है उन्हें, जिसको एक एनालिटिकल ज्ञान देने की अप्रोच पता हो, एनालिटिकली सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करना आता हो उसे. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं समझूं, तो क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे कि जिसमें
थोड़ा-सा केस स्टडी या पेडागोजिकल या टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा अप्रोच होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक्टिविटी दी है, तो उस एक्टिविटी से आपको रिलेट करा के उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके दिया जाएगा एंड देन आपको डायरेक्टली लिखना है। हाँ, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इस तरीके के हों जिनमें बाइफरकेशन हो, जिसमें आपको डायरेक्टली डेफिनिशन या इक्वेशन सॉल्विंग का पूछ लिया हो। आपसे एग्ज़ाम्पल्स तो देखो आपको हर जगह देने हैं। अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो भी, अगर आप नॉन टीचिंग फील्ड में हो तो भी, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो और जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाला एग्जाम है वहां पे भी आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बेटर आंसर्स। ठीक है, तो जैसे हम जब आंसर राइटिंग करते थे अपने टाइम पे, जब हम लोग मेंस वगैरह दिखते थे, तो उसमें जो इंटरलिंकेजेस होता था क्वेश्चन का, पॉइंटर्स का, उसको रियल लाइफ के एग्जांपल से, तो उसमें कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। मतलब रियल मार्कशीट्स में भी हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स मिले हैं रादर देन प्लेन राइटिंग। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी जब मैं पेपर देती थी, तो उसमें क्वेश्चंस को जब मैं लिखती थी तो मैं पैराग्राफ पहले फॉलो करती थी, देन आई प्रोसीडेड विद द पॉइंटर्स, then I further proceeded with the sub points and then quoted them with the examples, facts and जो भी currently दिया हुआ है in the present scenario, जो भी context चल रहा है। ठीक है, लेकिन for the science section and for the science part you don't have current examples। करंट एग्जाम्पल्स में से कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बायोलॉजी के इन्वायरमेंट पोल्यूशन इन सब से रिलेटेड चैप्टर्स है, उसमें तो आपके पास करंट कॉन्टेक्स्ट बहुत सारा होता है, लेकिन आपके जो ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, या केमिकल इक्वेशन है, एसिड बेस्ड है, और या फिर बायोलॉजी का कोई भी प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, टिश्यू हो गया, सेल्स हो गई, सेल साइकिल्स हो गई, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं जो ऑलरेडी एनसीईआरटीज में प्रेजेंट है, या जो ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पूछा गया है, और उन क्वेश्चंस में जो एग्जाम्पल्स को पूछा गया है वो रिमांडेड होता है। तो आप ऐसे अपना ब्रेकेज करते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द आंसर राइटिंग पार्ट। ठीक है, और देखिए, अगर ऑन अ डेली बेसिस इफ आई कंसीडर यू आर राइटिंग 2 to 3 आंसर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो भी आपके पास बहुत अच्छा खासा पैटर्न होगा, अच्छा खासा बैकअप होगा क्वेश्चंस का एट द एंड ऑफ अ मंथ। ठीक है, और आपके पास अगर 2 महीने का समय है, तो आपके पास मुझे लगता है मोर देन 100+ आंसर्स होंगे जो आप रिविजन पार्ट पे रख सकते हो और जो आपने खुद से लिखे हैं। ठीक है, और उसमें से आपको 15 क्वेश्चंस लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो क्वेश्चन अभी लिख रहे हो उसका पैटर्न नहीं भी आता है, सपोज कि वैसे क्वेश्चंस को नहीं पूछ रहा है वो, लेकिन आपको पता है कि आपने कंटेंट कैसे लिखा, आपको ये पता है कि आपको कितने वर्ड लिमिट का आंसर लिखना है, आपको ये पता है कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लाइन डालना है, बॉडी में क्या लाइन डालना है, कंक्लूजन में कैसे डालना है, एग्जाम्पल्स को किधर कोट करना है, आपको डायग्राम को किस साइड लगाना है। तो ये तो आपको अल्टीमेटली हेल्प करेगा, चाहे किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए, चाहे एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, या डायरेक्टली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, दोज आर स्टैटिक मोनोटोनस टोन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाए। तो आपको इस चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी है। रही बात एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ के लिए आई एम आल्सो प्लानिंग दिस थिंग, इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड आई विल क्रिएट अ पोल आल्सो, जहाँ पे आप आंसर्स दे सकते हो कि मोस्ट ऑफ यू वांट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड, नॉट क्योंकि ईएमआरएस का तो सिर्फ एक ही बार पेपर हुआ है, उसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। सम एमसीक्यूज़ आर लेफ्ट व्हिच आई विल बी कवरिंग सून। तो उसके अलावा जो भी सीरीज है जिसमें भी क्वेश्चंस चाहिए, उन सीरीज को मैं आपको प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी अगर आपकी डिमांड होगी तो। एंड आई विल बी स्टार्टिंग दिस मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 15th of February, एंड बिफोर दैट ऑल्सो इफ सो मेनी ऑफ यू वांटेड मी टू कवर। ठीक है, तो ये तो लिटरली बेनिफिट करेगा एट द एंड ऑफ डे, और एग्जाम के टाइम पे आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करने में, क्योंकि होता है क्या, ऑडियो विजुअल से आप ज्यादा समझ पाते हो रादर देन ओनली रीडिंग एंड ओनली एनालाइजिंग सेल्फ। ठीक है, एक आपका जब तक मेंटोर नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो भी न्यू कमर्स हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में धुरंधर है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जिनको ये पैटर्न एनालिसिस नहीं पता है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सिर्फ उनके लिए, अगर आपको थोड़ा सा चाहिए कि एक गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि मेरे टाइम पे तो देखो, मेरे टाइम क्या, वो संदीप भैया वाली सीरीज आपने सबने देखी होगी, वो एक्चुअली ट्रू फैक्ट है कि जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस कहीं से नहीं मिलता है, यू कैन नॉट अचीव समथिंग। तो गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंडम डायरेक्शंस, रैंडम थिंग्स कभी वर्कआउट नहीं करती हैं। प्लान्ड वर्क अभी के टाइम पे जो करंट सिचुएशन देखा जाए, जिसमें इतना कंपटीशन हाई है, उसमें स्मार्ट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवर गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग सबका साथ सबका विकास के साथ साथ स्मार्ट एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। तो
आप उसी तरीके से अपने आंसर्स को एनालाइज करिए, पैटर्न शॉर्टलिस्ट करिए एंड देन उसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है? फॉर द एमसीक्यू पार्ट आई एम सेइंग, अपार्ट फ्रॉम दिस जो टेस्ट सीरीज की डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको चाहिए टेस्ट सीरीज आए, मैं चाह रही हूँ कि एटलीस्ट those of you who have completed your syllabus, please comment down. I'll create a second poll जिसमें मैं देखूंगी कि किसने कितने portions को cover कर लिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करके मैं poll create कर दूंगी जिसमें you give me the answers whether you have completed any of the subjects or not. If yes, then I will definitely proceed with that part, क्योंकि मेरे जो ग्रुप में है, जो बैच नॉन पेड और पेड दोनों में है, उसमें क्या है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैं करा रही हूँ, जो मेरा स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट, जो सॉरी, जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ उन चैप्टर से 40 एमसीक्यूज बनाना इज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा, सेम चीज का बना सकते हो, लेकिन आई डोंट वांट कि वो सिर्फ 7 चैप्टर में से ही 40 क्वेश्चंस निकल के आए और वही चीज़ का आप रिवीजन करो। इसके साथ-साथ आप रिवीजन तो मैं ऐसे कराऊँगी, 2 सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेटेडली मैं लेके चल रही हूँ और उसी हिसाब से पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। 2 सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? एक से आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आधा चैप्टर रीड करो, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो उसके लिए आई एम सेइंग कि अगर आप सबको चाहिए कि टेस्ट सीरीज़ जल्दी से जल्दी आए एंड मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड इट, तो मैं ट्राई करूँगी कि 15 फरवरी से टेस्ट सीरीज़ ही लॉन्च कर दूँ और उसमें आपको जिसको भी अटेम्प्ट करना है वो एवरी वीक जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेबस। और सिलेबस का बाइफरकेशन शेड्यूल के फॉर्मेट में आई विल बी पोस्टिंग ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो 2 पोल्स आई विल बी क्रिएटिंग, प्लीज़ डू पार्टिसिपेट एंड प्लीज़ डू लेट मी नो कि किसको किस तरीके का चाहिए, दैट आई विल बी putting there, ठीक है? So that is it for the update part, and today 2 videos will be coming for the answer writing practice day 6 and 7. So stay tuned for that and keep learning, keep preparing, don't waste your time and do not let your mind occupied with the negative things. Be positive throughout the exam, क्योंकि and don't waste any time, any moment here and there, ठीक है? Time is very precious, opportunity is very less, तो जो अपॉर्चुनिटी जैसे मिल रही है, जहां से मिल रही है, ग्रैब इट, ओके? थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग।